हमारा चैप्टर क्या है, नेचुरल रिसोर्स। चलो बढ़ते हैं आगे नेचुरल रिसोर्स में। तो नेचुरल रिसोर्स में हमारा क्या क्या आता है, नेचुरल जो नेचर में बना हुआ है, उसके अंदर एयर भी आ जाएगा, लैंड भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाता है। ऐसा तो नहीं कि मैन का कहीं इफेक्ट रहता है, मैन कहीं देखता है इन चीजों को बनाता है, कहीं भी नहीं। लैंड बनी ही है, एयर एनवायरनमेंट में है ही, और जो वाटर है वो भी है ही, ठीक है, इस लैंड पे अपन रहते ही हैं। बात करें आगे एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर क्या, आसपास का एरिया, आसपास का एरिया क्या है, एटमॉस्फेयर है, जिसमें डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट रहती है। बायोस्फीयर क्या है, बायोस्फीयर टोटल लिविंग एरिया ऑफ द अर्थ, ठीक है, जो अर्थ पे टोटल लिविंग एरिया होता है इसे बायोस्फीयर बोलते हैं। इस बायोस्फीयर में लिविंग थिंग भी होते हैं और नॉन लिविंग थिंग भी होते हैं। अगर लिविंग थिंग की बात करें तो उसमें क्या होंगे, बायोटिक कंपोनेंट, कोई भी ऑर्गेनिज्म, बायोटिक फैक्टर है ना, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, ह्यूमन हो गया, कुछ भी हो गया जो लिविंग होगा। नॉन बायोटिक, नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करें तो जिसके अंदर वाटर आ जाएगा, ठीक है, एयर आ जाएगी, सॉइल आ जाएगा। तो ये दोनों बायोटिक प्लस एबायोटिक मिलकर क्या बनाते हैं, बायोस्फीयर बनाते हैं, टोटल लिविंग एरिया बनाते हैं। लिविंग मैटर के बिना नॉन लिविंग मैटर का क्या मतलब, और नॉन लिविंग मैटर के बिना लिविंग मैटर का क्या मतलब। हमारे रहने के लिए नॉन लिविंग मैटर भी उतना ही जरूरी है। ऐसा तो नहीं कि हम लिविंग है तो बस लिविंग पे ही डिपेंड है, हमारे लिए नॉन लिविंग थिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, इस चैप्टर में आज हम करने वाले हैं, ठीक है। हम बात करें एयर की, तो एयर में क्या है, डिफरेंट गैसेज हैं, जैसे वाटर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई, ऑक्सीजन गैस हो गई जो हम रेस्पायर करते हैं, ठीक है। डिफरेंट गैसेस की बात करें तो सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है, टोटल 78% बनाता है, ठीक है। इसके बाद क्या होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की बात करें तो अराउंड 21% क्या होती है, अपनी ऑक्सीजन गैस होती है जो आप इनहेल करते हैं, ठीक है। ये गैसेस की बात हो गई। आपके 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है कि नाइट्रोजन कितनी परसेंट होती है अपने एयर में, तो वो होती है 78%, ठीक है। अब नाइट्रोजन कहाँ कहाँ यूज आती है, जैसे प्लांट को बहुत जरूरी होती है नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन प्लांट खुद सिंथेसाइज नहीं कर पाता, उसे नाइट्रोजन चाहिए होती है, ठीक है, फॉर ग्रोथ, है ना। बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो नाइट्रोजन इन्वॉल्व करते हैं, तो नाइट्रोजन की जरूरत वहां पड़ती है। एनिमल्स में भी नाइट्रोजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत सारे कंपाउंड्स ह्यूमन बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन यूज आती है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन कहाँ यूज आती है, रेस्पिरेशन में हम ऑक्सीजन ही लेते हैं, है ना, इंस्पायरेशन के थ्रू। कंबशन में, कंबशन मतलब किसी भी कंपाउंड का जलना, इस कंबशन किसकी प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही होता है। अगर ऑक्सीजन हटा दी जाए तो वहां कंबशन नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ही क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। मेराइन एनिमल्स को क्या चाहिए होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो ये डिफरेंट गैसेस का यूज हो गया कि नाइट्रोजन कहाँ यूज आती है, ऑक्सीजन कहाँ यूज आती है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ यूज आती है। रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेटिक कंट्रोल, है ना। हम देखें रोल एटमॉस्फेयर का, तो एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। क्या बोल रहा है कि इस एटमॉस्फेयर की वजह से, इस अपने अर्थ के आसपास एक एटमॉस्फेयर है, डिफरेंट गैसेस हैं, जो डिफरेंट गैसेस क्या बनाती है, एटमॉस्फेयर बना देती है। तो ये एटमॉस्फेयर क्या पहला क्या काम करती है, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सोलर रेडिएशन। सोलर जो रेडिएशन होती है उसमें बहुत सारी हार्मफुल गैसेस होती हैं, है ना, वो क्या करती है, हमें एटमॉस्फेयर इन गैसेस से बचाती है, ठीक है। रेज होती है, डिफरेंट रेडिएशंस होती है जो अगर डायरेक्टली अर्थ पे आ गई तो हमारा जीना बहुत ही मुश्किल है। तो ये क्या करती है, सोलर रेडिएशन से हमें बचाती है। कौन, एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं इसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है, हम अर्थ पे रह पाते हैं। द एटमॉस्फेयर कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ fairly steady during the day and even during the course of whole year, ठीक है। ये क्या करती है, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस होती हैं वो एक एवरेज टेम्परेचर बना के रखती है। मान लो क्या हो गया, टेम्परेचर इधर उधर हो गया तो फ्लक्चुएशन की वजह से हमारा जो जीवन है वो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो ये जो एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं ये एक स्टेडी स्टेट बनाए रखती है, ठीक है। थर्ड क्या हो गया, मून लेक्स द अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर। अगर हम बात करें कि हम अर्थ पे ही क्यों रहते हैं, कहीं और प्लेनेट पे क्यों नहीं रहते, क्योंकि भाई जो अर्थ पे जो है इन गैसेस की वजह से, इस एटमॉस्फेयर की वजह से एक स्टेडी स्टेट बना हुआ है, हम बहुत सेफ हैं इस अर्थ पे। अगर और प्लेनेट की बात करें मून की, तो मून पे क्या है,
अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर, वहां पे अर्थ लाइक एटमॉस्फेयर नहीं है। अब एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो टेम्परेचर में बड़ा ऊपर नीचे फ्लक्चुएशन होगा, जिसकी वजह से लाइफ इम्पॉसिबल है। ऑन द सरफेस ऑफ मून द टेम्परेचर रेंज फ्रॉम -190 डिग्री सेंटीग्रेड टू 110 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना फ्लक्चुएशन है सोचो, -190 से 110 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब बहुत ज्यादा है ना रेंज हो गया। और इस रेंज के बीच में इम्पॉसिबल है, क्योंकि हम इस अर्थ पे कितने टेम्परेचर के बीच में रह सकते हैं, 0 डिग्री से लेकर मान लो 35-40 के बीच में है, ठीक है। मैं एक एवरेज ले रही हूँ, इतना सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, तो इसके बीच में ही, मतलब बहुत कम है ना, इसी रेंज में हम रह सकेंगे। मान लो इतना फ्लक्चुएशन मिल गया तो कैसे पॉसिबल है, 0 से नीचे जाएंगे तो इम्पॉसिबल है भाई हमारा रहना। द मूवमेंट ऑफ एयर, अब मूवमेंट ऑफ एयर को क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं। वो विंड कैसे जाएगी, व्हाट कॉज द मूवमेंट ऑफ एयर, अब एयर का मूवमेंट कराता कौन है, व्हाट डिसाइड्स वेदर दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ जेंटल ब्रीज, अ स्ट्रॉन्ग विंड और ट्रेबल स्टॉर्म, कैसा होगा, कौन डिसाइड करता है। देखो हम बात करें एक ऐसे एरिया की बात करें जहाँ पे पानी भी है और टेरेस्ट्रियल एरिया भी है, तो वहां पे अगर ऊपर सन है तो सन से ऊपर जो एयर रहेगी वो कैसी रहेगी, गर्म रहेगी, है ना। तो गर्म एयर पानी के जैसे ही कांटेक्ट में आएगी तो वो तो ठंडी होगी, पर जैसे ही वो टेरेस्ट्रियल एरिया पे जाएगी वो वापस गर्म होगी और वापस ऊपर। भाई जो गर्म हवा होगी वो ऊपर ही जाएगी, और जो ठंडी होगी, ठंडी होते होते वो बाहर ही आ जाएगी, तो वो नीचे आएगी। पर नीचे आते जाते जैसे ही वो टेरेस्ट्रियल एरिया में जाएगी फिर गर्म हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्लो होता है, ठीक है। हम सी ब्रीज की बात करें, अगर लैंड ब्रीज की बात करें तो रात के वक्त क्या होता है, टेम्परेचर डाउन रहता है, तो यहाँ पे टेरेस्ट्रियल एरिया में क्या होगा, एयर जो होगी वो ठंडी होगी, पर जैसे ही वो इधर जाएगी सी फील्ड की तरफ जाएगी तो वापस गर्म होने की वजह से ऊपर जाएगी, फिर टेरेस्ट्रियल एरिया में नीचे आएगी तो ठंडी हो जाएगी। तो इस तरीके से सर्कल चलता है, और इस तरीके से एक नॉर्मल हवा क्या सर्कुलेट होती रहती है लैंड एरिया पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं एयर पोल्यूशन की। तो एयर पोल्यूशन क्या है, इट इज अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एयर, मतलब हवा की में कुछ भी केमिकल कंपोजिशन उसका चेंज हो रहा है, फिजिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है, या बायोलॉजिकल कंपोजिशन चेंज हो रहा है उसका, तो वो क्या कहलाएगा, एयर पॉल्यूशन कहलाएगा। जिसकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो सकती हैं, एस्थमा हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, लंग कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। रेगुलर ब्रीथिंग इन द पॉल्यूटेड एयर इंक्रीज द इंसिडेंस ऑफ एलर्जीज, कैंसर एंड हेल्थ डिजीज, ठीक है। अगर हम कंटिन्यूसली इस एयर पॉल्यूटेड एरिया में रहे तो हमें ये डिजीज हो जाएंगी, साथ ही साथ लंग कैंसर तक भी पॉसिबिलिटी है कि हो जाए। अब ये एयर पॉल्यूशन होता कैसे है कि भाई हम आसपास ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी ऐसी गैसेस बन रही हैं जो एयर के साथ मिक्स होकर डिफरेंट गैसेस या उसका फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कंपोजिशन चेंज कर देती है, और जिसकी वजह से डिजीज हो रही है। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ही अपना क्या हो रहा है, नेचुरल रिसोर्स को हार्म होता चला जा रहा है, ठीक है। अब ये होती कैसे है, फर्स्ट हमने देख लिया बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग की वजह से क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, ठीक है। व्हीकल से वही हार्मफुल गैसेस निकलती है, फैक्ट्रीज से डिफरेंट गैसेस निकलती है, और प्लांट से भी गैसेस निकलती हैं, ठीक है। हम बात करें अब एसिड रेन की, तो एसिड रेन क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से ये हार्मफुल गैसेस बनती हैं। अब जब रेन आता है, जब बारिश होती है, तो बारिश में क्या होता है, H2O होता है। अब ये H2O इन गैसेस के साथ मिलकर क्या बना लेती हैं, इन गैसेस के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं, डिफरेंट एसिड्स बना लेते हैं, ठीक है। अब ये एसिड्स क्या होते हैं, जब पानी के साथ नीचे लैंड पे आते हैं तो क्या कहलाते हैं, एसिड रेन कहलाते हैं, ठीक है। मेक सॉइल हाईली एसिडिक, दस affecting the growth of plant and ultimately the forest growth। अब ये क्या करेंगे, ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या नाइट्रिक एसिड है, ये क्या करेंगे, जो लैंड एरिया है इसको एसिडिक बना देंगे। अब एसिडिक होने की वजह से क्या प्लांट ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। अफेक्ट साल्मोन रिप्रोडक्शन एंड फिश यील्ड। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, अपनी लैंड क्या हो गई, एसिडिक होने की वजह से अभी एसिड रेन कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज में भी जाएगा, जहां पे ये फिश का जो नंबर है उसको भी कम कर देगा, ठीक है।
द स्टोन, अब ये क्या कर रहा है, जितना भी अपना जो ताजमहल है जो मार्बल से बना हुआ है उसमें भी क्या कर रहा है, उसको भी इरोडिक कर रहा है, उसको भी हार्म कर रहा है, येलोइंग होने लग गई है ना स्टोन अपनी। कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो इंक्रीज अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल इन एयर। अब कंबशन की वजह से क्या हो रहा है, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उसका अमाउंट बढ़ता चला जा रहा है एयर में, ठीक है। These suspended particles could be unburned कार्बन पार्टिकल्स और सस्पेंडेड कॉल हाइड्रोकार्बन्स, और क्या बना रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स। और ये हाइड्रोकार्बन्स कहीं ना कहीं हमारी हेल्थ के लिए क्या है, हार्मफुल है। अब हम देखते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, जो भी हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से क्या हो रहा है, डिफरेंट गैसेस बन रही है, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, नाइट्रस ऑक्साइड बन रही है, मिथेन बन रही है। अब ये मिथेन और ये नाइट्रस ऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, अपने एटमॉस्फेयर में जाकर क्या हो जाती है, चारों तरफ एक लेयर बना देती है। अब ये लेयर क्या करती है, वैसे तो क्या होता है कि जैसे ही सोलर रेडिएशंस आती है तो वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, पर क्या हो रहा है कि ये गैसेस इतनी ज्यादा अर्थ पे बनती चली जा रही हैं ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से कि ये जो गैसेस हैं सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही हैं। अब इस एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो रहा है, टोटल अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा माना जा रहा है कि हर साल 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस अर्थ का बढ़ ही रहा है। तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अपना अर्थ एकदम गर्म गोले की तरह हो जाएगा, जहां पे लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यही बोलते हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल को कम से कम यूज करना चाहिए ताकि अपनी अर्थ क्या रह पाए, लिविंग रह पाए, ठीक है। तो ये है अपना ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस प्रिवेंट एस्केप ऑफ हीट फ्रॉम द अर्थ। ये गैसेस क्या करती हैं, जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेस हैं ये सोलर रेडिएशन को, हार्मफुल सोलर रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से अपनी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। एन इंक्रीज इन परसेंट ऑफ दीज गैसेज वुड इंक्रीज द एवरेज टेम्परेचर वर्ल्ड वाइड। और धीरे धीरे अपनी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। ये डिफरेंट गैसेज हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। अब हम बात करें ओजोन की। ओजोन क्या है, देखो बच्चों, ओजोन क्या है, एक पॉइजनस कंपाउंड है ना। पर ये क्या होता है, अपना जो एटमॉस्फेयर की एक लेयर होती है स्ट्रेटोस्कोप, वहां पे एक लेयर होती है ओजोन की। ओजोन वैसे तो पॉइजनस है पर कुछ काम करती है, जैसे ये क्या करती है, हार्मफुल रेडिएशन को जो सन से आती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। अब ये एब्जॉर्ब कर लेंगी तो हार्मफुल रेडिएशन अर्थ पे नहीं पहुंचेगी, है ना। अर्थ पर नहीं पहुंचेगी तो हमारा अर्थ थोड़ा सा प्रोटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पर क्या हो रहा है कि ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट हो रहा है। अभी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का आपसे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, कार्बन कंपाउंड्स हैविंग फ्लोरीन एंड क्लोरीन विच आर वेरी स्टेबल एंड नॉट डिग्रेडेड बाय एनी बायोलॉजिकल प्रोसेस, है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है, बेसिकली जितने भी रेफ्रिजरेटर्स हैं, एसी है, इनसे निकलते हैं, है ना। तो ये क्या करते हैं, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, ओजोन का डिप्लीशन करते हैं। तो ओजोन लेयर पतली हो जाएगी तो ये क्या करेगी, जितनी भी रेडिएशन, जो भी हार्मफुल रेडिएशन सन से आती है इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी और ये सीधा अर्थ पे आएगी, और अर्थ पे आने की वजह से क्या होगा, हमारी हेल्थ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर रिस्पॉन्सिव फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। तो ओजोन ह्यूमन के लिए वैसे तो पॉइजनस है, पर कहीं ना कहीं स्ट्रेटोस्कोप में ये बहुत अच्छा काम करती है क्योंकि ये हार्मफुल रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक है ना। अपनी सोलर रेडिएशंस की बात करें तो हार्मफुल रेडिएशंस कौन सी है, यूवी रेज, ठीक है। यूवी रेज क्या है, अगर अर्थ पे आ गई तो हमारे डीएनए में बहुत सारा चेंज हो जाएगा और डीएनए में चेंज की वजह से म्यूटेशन हो सकते हैं, ठीक है। आगे हम देखें अर्थ वाटर की बात करें तो वैसे हमारे अर्थ में 75%, अगर ग्लोबली बात करें तो 75% अपने अर्थ का क्या है, वाटर से ही बना हुआ है। उस 75% में 97.5% की बात करें तो वो ओशियन में है ना। अब ओशियन में बात करें तो ओशियन में जितना वाटर है उसका 2.5% ही कैसा है, फ्रेश वाटर है। बाकी क्या है, ग्लेशियर्स में है, ग्राउंड वाटर में है। अब हम बात करें, है ना, इसकी बात करें तो उसका भी 1% क्या है, इजीली एसेसिबल फ्रेश वाटर है। जितना भी ग्राउंड वाटर और ग्लेशियर्स पे है उसका भी ओनली 1% हम क्या कर सकते हैं, इजीली एसेस कर सकते हैं, इजीली यूज कर सकते हैं। बाकी का है जो 52% लैंड्स पे है, 38%
सॉइल मॉइस्चर का है, और वाटर वेपर 1% बनाता है, वाटर इन लिविंग थिंग जो कि 1% है, और रिवर में 1% है। ठीक है, तो इस तरीके से वाटर का कंपोजिशन है अपनी अर्थ पे। वाई वाटर इज नेसेसरी, भाई पानी क्यों जरूरी है? बोलते हैं ना जल ही जीवन है, क्यों जरूरी है? हम बात करें नॉर्मली हमारी बॉडी में, चलो वैसे तो चलो जल ही जीवन है, पर अगर हम ह्यूमन की बात करें, ह्यूमन बॉडी की बात करें, तो ह्यूमन बॉडी में भी अधिकतर जो रिएक्शंस हैं वो अधिकतर बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए वाटर का इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है। मतलब सारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो वाटर की प्रेजेंस में ही होती है। तो ऑल सेलुलर प्रोसेस टेक्स प्लेस इन वाटर मीडियम। ठीक है, जितना भी है, हम बोलते हैं ना कि जितनी भी बायोलॉजिकल बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो वाटर यानी साइटोप्लाज्म में ही होती है। All reactions takes place within our body and within the cell occur between substances that are dissolved in water. Substances are also transported from one part of the body to another in dissolved form. और यही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट भी dissolved form में ही होते हैं। ठीक है, organism need to maintain the level of water within their body in order to survive. ठीक है, हमारी बॉडी का भी 70% जो है हिस्सा वो किससे बना हुआ है? वाटर से ही बना हुआ है। ठीक है, when rain falls occur some water, when rain falls occur some water get lost as it run off to river and to sea. क्या होता है, जितना भी पानी गिरता है वो क्या करता है, या तो चला जाएगा रिवर में और उसके बाद सी में चला जाएगा। get lost through evaporation, कुछ पानी जो क्या होगा, evaporate हो जाएगा। perforates to ground through pores बिटवीन सॉइल, और क्या होगा, सॉइल्स के बीच में जो भी होल्स है वहां चले जाएंगे, सॉइल पार्टिकल्स में चले जाएंगे, एंड इट टर्म एज ग्राउंड वाटर। और क्या बना देगा, ग्राउंड वाटर। जितना भी पानी रेन के थ्रू आता है उसमें अधिकतर पानी तो क्या सी में चला जाएगा अल्टीमेटली। थ्रो क्या हो, कुछ पानी क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, और कुछ पानी क्या होगा, ग्राउंड वाटर बना लेता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, ये बच्चों आजकल टेक्निक अपनाई जा रही है ग्राउंड वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए। अभी क्या टेक्निक है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज अ स्कीम टू स्टॉप फ्लोइंग रेन वाटर एंड मेक इट परफोरेट इनटू द सॉइल मोर इफिशिएंटली। क्या होता है कि जो भी पानी रेन के थ्रू आता है, रेन वाटर जो भी होता है वो अधिकतर इधर उधर ही चला जाता है, हम उसको कहीं स्टोर नहीं करते, पर स्टोर करने के लिए ऐसी स्कीम बनाई गई है जहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसको मोर यूजेबल करवा सकते हैं। ठीक है, दिस टेक्निक इज टू कैप्चर, स्टोर एंड रीयूटिलाइज रेन वाटर बाय मेकिंग स्पेशल वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर सच एज डग ऑफ वेल। हम क्या बना सकते हैं, कुआं बना सकते हैं, उस कुएं में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, डिगिंग ऑफ स्मॉल पिट और लेक्स बाई छोटे छोटे से गड्ढे बना के भी हम क्या कर सकते हैं, रेन वाटर को स्टोर कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ डिगिंग लॉन्ग वेल टू ट्रैप वाटर, हम क्या कर सकते हैं, ऐसी लॉन्ग वेल बना सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ सैंड एंड लाइमस्टोन, लाइमस्टोन रिजर्वोरियर बना के भी हम स्टोर कर सकते हैं रेन वाटर को। सेटलिंग अप ऑफ रूफ टॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स, ये सबसे ज्यादा यूज में है बच्चों आजकल कि हम रूफ टॉप पे, है ना, रूफ पे क्या करें, टॉप वाटर कलेक्टिंग यूनिट्स बना दे ताकि वो उससे सीधा पाइप के थ्रू कहाँ चला जाए, ग्राउंड वाटर में चला जाए और ग्राउंड वाटर हम यूज कर सके। ठीक है बच्चों, अब ट्रेडिशनल रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की बात करें इंडिया में तो क्या है, ट्रेडिशनल इन विलेज टू हैव अ पॉन्ड और टैंक टू कलेक्ट रेन वाटर ड्यूरिंग द रेनी सीजन। क्या होता है, ट्रेडिशनली गांव में क्या होता है, छोटे से टैंक बना दिए जाते हैं, छोटे छोटे से पॉन्ड बना दिए जाते हैं और जहां पे पानी इकट्ठा होता रहता है, रेन वाटर इकट्ठा हो जाता है, तो बेसिक एक्टिविटीज उन वाटर के थ्रू हो जाती है। कहाँ पे, विलेजर्स के लिए। इन फुट हिल्स द वाटर फ्रॉम स्प्रिंग इज कलेक्टेड बाय स्मॉल एम्ब्रेकमेंट। ठीक है, इन राजस्थान अंडरग्राउंड टैंक आर वेल नोन एज खादिन्स, बयोलिन्स एंड जोर्डान्स। ठीक है, ये नाम जाना जाता है राजस्थान में। ठीक है, अब हम बात करें, हमने एयर पोल्यूशन की बात कर ली, अब हम बात करें वाटर पोल्यूशन की। तो वाटर पोल्यूशन क्या है, वाटर में जो जो पॉल्यूटेंट मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब वो पॉल्यूटेंट हार्मफुल ही होंगे। ठीक है, सीवेज फ्रॉम होम एंड वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज आर डम्प इनटू द रिवर और लेक। क्या होता है, सीवेज के थ्रू, जो सीवेज होता है उसके थ्रू क्या होगा, जितना भी हार्मफुल मटेरियल है वो वाटर में मिल जाएगा, है ना, और उससे क्या होगा, वाटर पॉल्यूट हो जाएगा।
हॉट एंड कोल्ड वाटर डिस्चार्ज फ्रॉम इंडस्ट्रीज। अब क्या होता है, इंडस्ट्रीज में बहुत सारे केमिकल्स बनते हैं, अब वो केमिकल्स सीधा वाटर बॉडीज में आएंगे तो वाटर को पॉल्यूटेंट कर देंगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, डिफरेंट फार्मर्स क्या करते हैं, पेस्टिसाइड यूज करते हैं, और वो पेस्टिसाइड क्या होंगे, लैंड वाटर सॉइल के थ्रू कहा जाएंगे, वाटर बॉडीज में जाएंगे और वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं। फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि फर्टिलाइजर्स यूज ना करके मैन्योर यूज करना चाहिए। ठीक है, वाटर पॉल्यूशन रेफर्स टू एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वाटर पॉल्यूशन क्या है, एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल सब्सटेंस टू वाटर बॉडीज विच अफेक्ट वाटर बॉडीज बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी। रिमूवल ऑफ डिजायरेबल सब्सटेंस फ्रॉम वाटर बॉडीज। ठीक है, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, अब हम बात करें सॉइल की, तो सॉइल क्या है, अर्थ की सरफेस बना रहा है, अर्थ की सरफेस पूरी सॉइल से ही बनी है। ठीक है, तो क्रस्ट में क्या क्या होता है, क्रस्ट में बहुत सारे कंपोजिशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है और फैक्टर्स दैट मेक सॉइल। अब कौन कौन से फैक्टर्स सॉइल को बनाते हैं, सन की वजह से सॉइल बनती है, वाटर की वजह से, विंड की वजह से, लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से क्या बनती है, एक सॉइल का कंपोजिशन मेंटेन रहता है। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ द सॉइल की बात करें, इट कंटेन स्मॉल पार्टिकल ऑफ रॉक। अब सॉइल में क्या क्या है, रॉक के कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, ग्रेवल्स होते हैं, सैंड होती है, स्लिट होती है और क्ले होती है। ठीक है, चिकनी मिट्टी जिसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, इट कंटेन्स बिट ऑफ डिकेड लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कॉल ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म के डेड जो पार्ट्स होंगे उसे क्या बोलते हैं, ह्यूमस बोला जाता है। सॉइल ऑल्सो कंटेन वेरियस फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोपिक लाइफ, छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म भी मिलते हैं। ठीक है, टॉप लेयर ऑफ सॉइल दैट कंटेन्स ह्यूमस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म इन एडिशन टू द सॉइल पार्टिकल इज कॉल्ड एज टॉप सॉइल। ठीक है, टॉप सॉइल क्या कहलाती है, जब टॉप लेयर जो होती है सॉइल की उसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म भी साथ में रहते हैं तो उसे टॉप सॉइल बोला जाता है। इट कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ विच डिपेंड ऑन द रॉक फ्रॉम विच इट वाज फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको दिखाया गया है सॉइल का कंपोजिशन। ऊपर ह्यूमस होता है, ठीक है, उसके बाद टॉप लेयर होती है, टॉप लेयर के बाद सब सॉइल रहती है और पेरेंट रॉक रहती है, और पेरेंट रॉक के नीचे सबसे नीचे क्या होता है, बेड रॉक होती है जिसमें बेसिकली ग्रेवल्स होंगे। ठीक है, आगे हम देखें व्हाट डिटरमाइंस द सॉइल क्वालिटी। भाई आप कैसे डिफाइन करेंगे कि ये सॉइल की क्वालिटी अच्छी है, ये सॉइल की क्वालिटी गंदी है, तो उसके अंदर ह्यूमस का कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, दूसरा न्यूट्रिएंट कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, और तीसरा डेप्थ ऑफ द सॉइल भी अच्छी मतलब अच्छी होनी चाहिए। तो ये बताएगा कि सॉइल क्या है, अच्छी क्वालिटी की है यानी फर्टाइल है। ठीक है, सॉइल पोल्यूशन की बात कर लें, सॉइल को अभी हमने एयर पोल्यूशन की बात कर ली, वाटर पोल्यूशन की बात कर ली, तो सॉइल पोल्यूशन की बात करें तो सॉइल का क्या हो, कंपोजिशन चेंज हो जाना है ना, अनडिजायरेबल चेंज हो जाना सॉइल में क्या कहलाता है, सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। रिमूवल ऑफ यूजफुल कंपोनेंट फ्रॉम सॉइल एंड एडिशन ऑफ अदर सब्सटेंस which adversely affect the fertility of soil and kill the diversity of organisms that live in it is called soil pollution। क्या कहलाता है, soil pollution कहलाता है। अब soil pollution हो कैसे सकता है, या तो क्या कर रहा है, मैन इन्वॉल्व हो रहा है। अब मैन कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, पेस्टिसाइड का छिड़काव करके। सॉइल में अगर पेस्टिसाइड का छिड़काव हो गया तो डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो उसमें ग्रो कर रहे हैं, जो सॉइल को फर्टाइल कर रहे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो हमें फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड कम से कम यूज करना चाहिए ताकि उसके लिविंग ऑर्गेनिज्म मेंटेन रहे और सॉइल का कंपोनेंट मेंटेन रहे। ठीक है, सॉइल इरेशन की बात कर ले। ठीक है, सॉइल इरेशन किससे हो सकता है, सॉइल इरेशन मतलब मिट्टी का कटाव, हिंदी में बोलते हैं मिट्टी का कटाव। वो क्या क्या किसकी वजह से हो सकता है, रेन कॉज सॉइल इरेशन ऑन अनप्रोटेक्टेड टॉप सॉइल बाय वेस्टिंग इट बाय वॉशिंग इट डाउन। क्या करते हैं, टॉप सॉइल जिसमें क्या हो गया, टॉप सॉइल में अगर हम वॉशिंग कर देते हैं है ना, बहुत ज्यादा पानी का एकदम बहाव कर दिया तो टॉप सॉइल हट जाएगी। अब टॉप सॉइल हट गई तो उसे मिट्टी का कटाव बोला जाएगा, सॉइल इरेशन बोला जाएगा। Frequent flooding of river cause soil erosion by removing the top soil of the field near the river bank। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, टॉप सॉइल हट जाएगी। डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी क्या हो सकता है, अगर हमने वहां पे क्या कर दिए, पेड़ हटा दिए, तो पेड़ क्या होता है, मिट्टी को बांध के रखते हैं, सॉइल को बांध के रखते हैं। अगर हमने डिफॉरेस्टेशन कर दिया तो ऑब्वियसली वहां से सॉइल क्या हो जाएगी, वहां से सॉइल हट जाएगी। ठीक है, विंड कॉज सॉइल इरेशन बाय
कैरिंग अवे द टॉप सॉइल पार्शियली। क्या होगा, विंड भी कई बार, एक बार होता है ना जोर से हवा चलती है तो मिट्टी भी उड़ने लग जाती है, ये सॉइल इरेशन ही है। improper farming of tilling and leaving the field follow for long time cause soil erosion। हमने क्या किया, प्रॉपर से फार्मिंग नहीं की है ना, फील्ड को ऐसे ही छोड़ दिया लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्या होगा, सॉइल वहां से इरेशन हो जाएगी। ठीक है, हाउ कैन वी प्रिवेंट सॉइल इरेशन। अब हम मिट्टी के कटाव, सॉइल इरेशन को रोक कैसे सकते हैं। इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय इंटेंसिव क्रॉपिंग। क्रॉपिंग मैंने बताया, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मिट्टी को बांध के रखने का काम करते हैं। अगर हम रेगुलर मैनर में किसी फील्ड में क्रॉपिंग कर रहे हैं, क्रॉप लगा रहे हैं, तो भाई उसकी मिट्टी का कटाव नहीं होगा, सॉइल इरेशन नहीं होगा। पहला तो रीजन ये हो गया, पहला हम इस तरीके से सॉइल इरेशन से बच सकते हैं। दूसरा क्या हो गया, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर ड्रेनेज कैनाल अराउंड द फील्ड। हमने क्या किया, एक कैनाल सिस्टम मेंटेन कर लिया, हालांकि प्रेशर से वाटर नहीं डाल के हमने कैनाल सिस्टम मेंटेन कर लिया, तो वहां से भी सॉइल इरेशन बच जाएगा। ठीक है, ये भी रीजन सही है। थर्ड क्या हो गया, सॉइल इरेशन इन हिलिंग एरिया कैन बी प्रिवेंटेड बाय पार्टिसिपेटिंग टेरेस फार्मिंग। हमने क्या किया, हिली एरिया में क्या करिए, टेरेस पे फार्मिंग लगाना स्टार्ट कर दिया, तो उससे भी काफी हद तक क्या होगा, सॉइल इरेशन बच सकता है। फोर्थ क्या हो गया, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड सोइंग ग्रासेस। जितना ज्यादा हो सके फॉरेस्टेशन की वजह से हम क्या कर सकते हैं, सॉइल इरेशन से बच सकते हैं। ठीक है, फोर्थ ये भी हो गया। फिफ्थ क्या है, इट कैन बी प्रिवेंटेड बाय कंस्ट्रक्टिंग स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट अलॉन्ग विद रिवर बैंक। हमने रिवर बैंक भी बना दी, तो जिसकी वजह से सॉइल इरेशन रुक सकता है। ठीक है, ये कॉज हो गए। अब हम बात करें नाइट्रोजन साइकिल की। साइकिल गोल गोल घूमना, तो जिस तरीके से एटमॉस्फेयर से डिफरेंट कंपोनेंट, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में नाइट्रोजन का पास ऑन होता है, उसे बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। प्लांट क्या होता है, जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसे डायरेक्ट यूज नहीं कर सकती है, तो उसको नाइट्रोजनस कंपाउंड में लेती है, तो फिर वापस ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो नाइट्रोजनस कंपाउंड को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन कंपाउंड को वापस फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है, नाइट्रोजन मेकअप 78% ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। ये बात पता ही है, सबसे ज्यादा अपने एटमॉस्फेयर में क्या होती है, नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर ऑल लिविंग फॉर्म। सबसे ज्यादा एसेंशियल नाइट्रोजन ही है, क्योंकि पेड़ पौधे नहीं लगेंगे तो हम क्या खाएंगे। ठीक है, अब नाइट्रोजन कहाँ पे, ऐसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं जो यहाँ पे नाइट्रोजन का इन्वॉल्वमेंट होता है। विटामिन में नाइट्रोजन इन्वॉल्व होती है। न्यूक्लिक एसिड जो अपना क्या है, जेनेटिक मटीरियल है, उसमें नाइट्रोजन मेन कंपोनेंट है। प्रोटीन में नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। नाइट्रोजन इन इट्स प्योर फॉर्म कैन नॉट बी यूज बाय मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। डायरेक्टली जो एटमॉस्फेयर में 78% बना रही है, पर मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इसे डायरेक्टली फ्री फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। यूजेबल फॉर्म क्या होता है, नाइट्राइट्स होता है या नाइट्रेट्स होता है। ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो नाइट्रोजन को नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, बायोलॉजिकल प्रोसेस के थ्रू या फिजिकल प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, यही क्या कहलाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कहलाता है। अब नाइट्रोजन कंपाउंड की बात कर ले तो एमोनिफिकेशन एक टेक्निक, एक प्रोसेस होती है। एमोनिफिकेशन एक प्रोसेस होती है अमोनिया में कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करना अमोनिफिकेशन कहलाता है। इट इज द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग कॉम्प्लेक्स डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू अमोनिया। ठीक है, इट इज डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल। क्या करेंगे, सॉइल में जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो नाइट्रोजन जो भी डेड एंड डिकेइंग पार्ट से आ रहा है उसको अमोनिया में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फंजाई आ जाएंगे। नाइट्रिफिकेशन क्या होगी, प्रोसेस है जो किसको, अमोनिया को कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में एंड देन इनटू नाइट्रेट्स। पहले क्या करेगा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अमोनिया को नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करेंगे एंड देन नाइट्रेट्स टू नाइट्रेट। दिस इज डन बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रीबैक्टर। ठीक है, ये एग्जाम्पल जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एग्जाम्पल है, आप याद कर लेना, एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अब नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया नाइट्रोजन। अब डीनाइट्रिफिकेशन क्या होगा, वापस नाइट्रोजनस कंपाउंड से नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में फ्री कर देना, इज कॉल्ड एज denitrification. It is the process by reducing nitrate present in soil to release nitrogen gas back into atmosphere. ये कौन सा बैक्टीरिया है, स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास क्या करता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड को वापस फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो ये साइकिल चल जाती है एक। ठीक है,
ये इस तरीके से साइकिल होती है, एग्जाम में पूछी जाती है नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो आपको ये याद होना चाहिए कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जितनी भी है उसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के बाद अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन होता है, और कुछ ऐसे बैक्टीरिया हो जाते हैं जो वापस नाइट्रेट्स कंपाउंड को फ्री नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे डीनाइट्रिफिकेशन प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। तो ये साइकिल है। अब हम देखते हैं कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल वही है कि कार्बन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। एलिमेंटल फॉर्म क्या है, कार्बोजन प्रेजेंट है, जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गए, है ना, तो ये क्या है, एलिमेंट है, प्योर कार्बन से ही बने हुए होते हैं। और अगर कंबाइंड फॉर्म की बात करें तो इन कंबाइंड स्टेट कार्बन इज प्रेजेंट इन द फॉलोइंग फॉर्म। पहला क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बोनाइट्रेट्स हो गए, ठीक है, डिजोल्व कार्बोनिक एसिड हो गया, बाइकार्बोनेट्स इन वाटर हो गया, ठीक है। तो कंपाउंड फॉर्म में भी मिलता है और एक एलिमेंटल फॉर्म में भी मिलता है कार्बन, ठीक है। अब कहाँ कहाँ यूज होता है कार्बन, भाई अपने अंदर एनर्जी का सोर्स बने तो क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है। हम बात करें विटामिन में भी कार्बन होता है, प्रोटीन में भी है, फैट्स में भी है, न्यूक्लिक एसिड में भी कार्बन है। तो कार्बन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। कार्बन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लांट्स यूटिलाइज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वही फोटोसिंथेसिस का मेन सबस्ट्रेट है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, और वही क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। ग्लूकोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है जिसको हम एज अ फूड लेते हैं, ठीक है। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू रेस्पिरेशन। और हम क्या करते हैं, जब ग्लूकोज को लेते हैं तो ग्लूकोज को इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, और यही कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, प्लांट फोटोसिंथेसिस के लिए यूज कर लेते हैं। इन दिस केस ऑफ ओशियन कार्बन इज continuously exchange between the ocean surface water and the atmosphere। और इसी तरीके से अगर हम वाटर बॉडीज की बात करें तो वहां पे भी कार्बन का साइकिल चलता रहता है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको कार्बन साइकिल भी याद होनी चाहिए कि एटमॉस्फेयर में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लांट ले लेते हैं इसको, ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं एनिमल्स, और रेस्पायर कर लेते हैं, वापस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना है अपने एनवायरमेंट में, अराउंड 21%, ठीक है। अगर एग्जैक्ट बोले तो 20.93%, ठीक है, इतना ऑक्सीजन है जो कि हम रेस्पायर करते हैं, ठीक है। तो कहाँ पे ऑक्सीजन यूज आती है, वही कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड में, ठीक है, हम रेस्पिरेशन करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन एंटर द लिविंग वर्ल्ड थ्रू रेस्पिरेशन, ऑक्सीडाइज द फूड मटेरियल एंड प्रोड्यूस एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। हम क्या करते हैं, जो प्लांट फूड बनाते हैं यानी ग्लूकोज बनाते हैं, उसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन कर देते हैं, किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी में। ये एनर्जी तो हम यूज कर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड वापस प्लांट ले लेंगे। तो यही प्रोसेस क्या चलती रहती है, यानी रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती रहती है, ठीक है। तो ये आपका ऑक्सीजन साइकिल हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज यूज अप इन 3 प्रोसेस। अब ऑक्सीजन कहाँ कहाँ यूज होती है, पहला तो रेस्पिरेशन, विदाउट रेस्पिरेशन कोई नहीं रह सकता, अगर लिविंग है तो रेस्पायर करेगा। दूसरा कंबशन, भाई कंबशन प्रोसेस से ही तो क्या हो रहा है, फॉसिल फ्यूल बर्न हो रहा है, हम फूड खा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ कंबशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स के ऑक्साइड भी बन रहे हैं। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट चैप्टर नेचुरल रिसोर्स कंप्लीट होता है।